All are there in class? हर्षित, वंशिका पालीवाल, निहारिका, दिव्यांशु, सोनू, शौर्य, कुणाल, दिव्या, किशन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पेज नंबर 229 कंज्यूमर राइट्स के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। यहां से पेज नंबर 229 लीगल अवेयरनेस का सेकंड पैराग्राफ से, लीगल अवेयरनेस का सेकंड पैरा से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तू भी है गौरव सिंह, देख लिया मैंने। ओके, लीगल अवेयरनेस सेकंड पैराग्राफ। Under the Legal Services Act 1987, several schemes had been implemented to give opportunity to improve the judicial system and reduce economic inequalities. Many welfare programs have been run for people living below the poverty line, scheduled castes, scheduled tribes, disabled workers, aged people, women, children, and other weaker sections to provide them benefits by the central government and the state government. Due to the fact that the far-flung villages are located in the structure and due to illiteracy and ignorance, these people cannot take advantages of these welfare schemes. अब ये जो लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 है, इसमें कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया गया है ताकि लीगल असिस्टेंस लोगों को मिले। कि बहुत बार क्या होता है, जो पूर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो ऐसे लीगल मैटर्स में इसलिए नहीं पढ़ते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब चाहकर भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लीगल मैटर्स में वो लोग पढ़ना नहीं चाहते। कि वो सोचते हैं कि भाई हम वकीलों का फीस कहाँ से दें, हम कहाँ से तो कोर्ट के चक्कर काटे हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें कंज्यूमर चाहते हुए भी अपने राइट्स के लिए जो है कोर्ट्स को अप्रोच नहीं करता है, इसीलिए जो है उसको लीगल असिस्टेंस का प्रावधान दिया गया है 1987 से। मेनी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैव बीन रन फॉर पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल सेक्शंस के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहते हैं, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, या डिसेबल्ड वर्कर्स हैं, या ओल्ड एज पीपल, एजेड पीपल हैं, वीमेन, चिल्ड्रन, और जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको इस दायरे के अंदर में लाया जाता है ताकि जो है इस लीगल एड फैसिलिटीज का जो प्रिविलेज है, जो फायदा है, जो बेनिफिट है, इन सब लोगों को मिल सके। ड्यू टू द फैक्ट दैट द फार फ्लंग विलेजेस आर लोकेटेड इन द स्ट्रक्चर्स एंड ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। एक तो कई सारे जो रिमोट एरिया हैं, जो या डीप ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें लोगों को ऐसे कुछ इश्यूज, रूल्स, रेगुलेशन या कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। कई लोग इलिटरेट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं इन सब मैटर से। तो दीज पीपल कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेलफेयर स्कीम्स। ऐसे लोग जो है इस गवर्नमेंट के इन वेलफेयर स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पाते, इनका फायदा नहीं ले पाते। इन एडिशन, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लॉस, कुछ में लॉ के अवेयरनेस की कमी है, तो इसकी वजह से दे ऑल्सो कमिट क्रिमिनल एक्ट्स की, कुछ वो डिविएट हो जाते पास से, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंगेज हो जाते हैं। तो इस तरीके के कई सारे जो है बहुत सारे इश्यूज हैं। नेक्स्ट कम स्टैच्यूटरी सर्विसेज ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ब्लॉक लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो स्टैच्यूटरी सर्विस ऑफ लीगल सर्विसेज में 4 लेवल्स पे जो है लीगल सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नंबर 1 नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, दूसरा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तीसरा है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी और चौथा है तुम्हारा ब्लॉक लेवल सर्विस एक्टिविटी। तो इस तरीके से 4 वेज में जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है।
Information of public welfare schemes and amendment rules laws by the service institutions set up under Legal Services Authority Act 1987 for all citizens of the society and task of delivering is called legal awareness. तो इस तरीके से ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इन लीगल प्रोग्राम्स को कैरी आउट करना, लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीज जो है लीगल अवेयरनेस कहलाया जाता है। नेक्स्ट कम्स राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इन Rajasthan State Legal Service Authority has been established under the Act of 1987. The headquarters are located in Rajasthan High Court at Jaipur. Honorable Chief Justice Rajasthan is its chief patron and a senior judge. Its executive chairman, whose directives are governed by legal services programs throughout the state. तो राजस्थान की जो लीगल सर्विस अथॉरिटी सेंटर है वो जयपुर में है, जयपुर हाई कोर्ट में है, कैपिटल सिटी में, और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल वो इस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं जो गाइडलाइंस बनाते हैं अंडर द एक्ट। तो एक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट अथॉरिटी क्या है? The Act of State Authority will be implemented by the central government policies and instructions. इसमें जो policies implements होते हैं, इसमें जो instructions implement होते हैं, ये होते हैं according to the central government policy and instruction. इसमें central government जो है वो decide करता है policies and instructions. दूसरा है providing legal services to such persons who meet the criteria under this act. इसके अंदर में ये नहीं है कि हर किसी को लीगल असिस्टेंस दी जाती है। लीगल असिस्टेंस उन्हीं लोगों को दी जाती है जो इस एक्ट के तहत आते हैं और इस नॉर्म्स के तहत आते हैं, जो वाकई क्वालिफाई करते हैं कि उनको लीगल सर्विस एक्ट दी जाए। तीसरा, पब्लिक कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द कोर्ट्स आर आल्सो फंक्शनिंग फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन। पब्लिक कोर्ट भी जिनके जुरिस्डिक्शन के अंदर में प्रॉपर ऑपरेशन फंक्शनिंग कैरी आउट हो सके, उसके लिए पब्लिक कोर्ट्स जिसको लोक अदालत बोलते हैं वो हेल्ड की जाती है। टेकिंग प्रिवेंटिव एंड एडेप्टिव लीगल एड प्रोग्राम्स, प्रॉपर लीगल और प्रिवेंटिव एड प्रोग्राम्स को कैरी आउट किया जाता है। ऑपरेशन ऑफ परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स, परमानेंट वे पे लोक अदालत, जनता अदालत कैरी आउट किया जाता है। प्रोमोशंस एंड डिसेमिनेशन ऑफ लीगल कॉन्शियसनेस, लीगल कॉन्शियसनेस प्रोग्राम को कैसे बढ़ावा दें, कैसे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, इस चीज पे भी कंसंट्रेट किया जाता है। फॉलो सच एक्ट्स व्हिच शुड बी डायरेक्टेड बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ये भी एश्योर करता है कि ये जो इश्यूज हैं ये स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया जाए और इनका जो है स्ट्रिक्टली जो है पालन हो। The legal awareness team of 2 panel advocates and 2 paralegal volunteers had been constituted by Rajasthan State Legal Service Authority. तो 2 legal volunteers constitute किए गए हैं राजस्थान स्टेट सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। अब है क्या क्या मेजर्स लिए गए लीगल अवेयरनेस के लिए, क्या क्या मेजर्स लिए गए। पहला, legal literacy camps are conducted by the judicial authorities and legal awareness team in the schools, colleges and public places. बहुत बार लीगल एक्सपर्ट्स की टीम आती है, ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो है वो आते हैं और स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आकर जो है ये लीगल सर्विसेज के जो है तुम्हारा लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, कॉलेज में आते हैं, स्कूल्स में विजिट करती है इनके टीम, जो ये सारे प्रोग्राम्स, रूल्स, रेगुलेशंस इनके बारे में बताते हैं। सिविल कोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस कैंपेन इज बीइंग रन इन विलेजेस थ्रू मोबाइल वैन्स। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, उनके अंदर में मोबाइल वैन्स के द्वारा जो है एक लीगल टीम जाती है, मोबाइल वैन होते हैं, लीगल टीम जाती है, वो लीगल टीम जाके तुम्हारे गांव-गांव में, ग्रामीण जगह में
जगह जगह चौपालों पे जो है एक इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशंस देती है, उसके बारे में बताती है, लोगों को वेरियस गाइडलाइंस और वेरियस रूल्स के बारे में जो है वो अवगत कराती है। कनिका है क्या क्लास में? कनिका अग्रवाल इज इन क्लास? हाँ, कनिका अग्रवाल क्लास में है क्या? मेरे ख्याल से वो लास्ट क्लास में भी नहीं थी। नहीं है कनिका? अच्छा, ठीक है। वैसे 10th क्लास की स्कूल खुलने वाली है शॉर्टली। आज तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, या तो 1 Jan या मोस्ट प्रोबेबली बाय 4 Jan से 10th क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन? यस, फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबली बाय 4 Jan द 10th क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। ओके। थर्ड, ए रेगुलर वीकली प्रोग्राम कानून की बात इज ब्रॉडकास्ट ऑन एयर दूरदर्शन। एक प्रोग्राम आता है लीगल प्रोग्राम जिसका नाम है कानून की बात, मन की बात नहीं, कानून की बात, जो दूरदर्शन में आती है, रेडियो में आती है एवरी सैटरडे को 7 to 7:30 इन राजस्थान, एंड ऑल इंडिया रेडियो ऑन एवरी संडे। इट इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम फ्रॉम 5:45 to 6 PM। तो ये टाइमिंग्स दी गई है, इसके में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो कैरी आउट किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है इश्यूज। The pamphlets and booklets are printed and distributed by the District Legal Services Authority। कई बार बुकलेट्स पैम्पलेट्स बनाकर जो है वो लीगल डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्कूल्स कॉलेजेस में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से पैम्पलेट्स और बुकलेट्स के द्वारा भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बांटी जाती है। ये सारे राजस्थान स्टेट लेवल ऑफिस और टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, ये सारे दिए हुए हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स एंड स्कीम्स के बारे में बताया, जैसे हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ। अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट की, तो उसमें है 5 lakhs assistance, 5 lakhs is provided on the death of registered workers in unorganized sector। अगर कोई रजिस्टर्ड वर्कर है, वो प्राइवेट प्लांट में भी काम कर रहा है और किसी दुर्घटनावश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल ग्रांट रिलीफ 1 लाख रुपए का दिया जाता है उन वर्कर्स का जो रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं, जिनके उनके कार्ड बनता है जिसको लेबर कार्ड कहते हैं, तो उनको मेडिकल एड भी दी जाती है 1 लाख रुपए का। स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर्स काम करते हैं, इनको इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है स्कॉलरशिप भी दी जाती है। फ्रॉम क्लास 6 to 8 ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स जो है 1000 फॉर बॉयज, लड़कों को 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ना, जिनको हम ये देखते हैं, जो मॉल्स वॉल्स बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, जो बेलदार लेबर कारीगर वगैरह होते हैं, इनके जो लोग रजिस्टर्ड है उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। बॉयज को तो 1000 दी जाती है एंड 1000 फॉर बॉयज एंड ₹1500 स्कॉलरशिप टू द गर्ल स्टूडेंट को दी जाती है। स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स फॉर 9 to 12 के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है अप टू ₹2000, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मिलती है। स्कॉलरशिप दी जाती है 2000 फॉर बॉयज को 2000 रुपीज दी जाती है, और 2400 रुपीज जो है वो गर्ल्स को दी जाती है। गर्ल स्टूडेंट एट द ग्रेजुएशन लेवल, द बॉय स्टूडेंट्स गेट्स 4000 एंड गर्ल स्टूडेंट्स गेट 6000 एंड एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे हैं उनको 6000 रुपए तो मेल स्टूडेंट को दी जाती है और 8000 रुपए जो है वो फीमेल स्टूडेंट को दिया जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा मैटरनिटी रिलीफ स्कीम्स। इन वुमेन वेलफेयर स्कीम फॉर ईच ऑफ द 2 डिलीवरीज एन एड ऑफ 6000 इज बीइंग प्रोवाइडेड। विमेन वेलफेयर स्कीम के थ्रू जो है 6000 रुपए एन एड ऑफ 6000 बीइंग मैटरनिटी रिलीफ बनती है कि जो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को
दिया जाता है। जो रजिस्टर्ड है, जो माँ बनने वाले हैं, उनको उस समय मैटरनिटी रिलीफ के हिसाब से 6,000 रुपए जो है गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। वंशिका, आर यू गेटिंग इट? दोनों वंशिका सुन रहे हो? है दोनों वंशिका सुन रहे हो कि नहीं? एक तो खाने में व्यस्त है, दूसरे कहां व्यस्त है? सेकंड ओके, गुड। नेक्स्ट इज राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंट्रीब्यूटर स्कीम। कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स आर गिवन फॉर द लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड वर्क। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बेनिफिट्स देती है फॉर लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स। जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। किस तरीके से देती है? रजिस्टर्ड women laborers have the right to avail 6 weeks wages and leave before childbirth and 6 weeks wages and leave after birth। जो विमेन रजिस्टर्ड लेबर हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है प्रावधान है कि उनको 6 सप्ताह का पेमेंट प्रेगनेंसी के टाइम में, बच्चे के जन्म से पहले 6 महीने का पेमेंट दी जाता है और बच्चे के जन्म के बाद फिर 6 महीने का पेमेंट का देने का जो है वो प्रावधान है इस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। उसके बाद तुम्हारा स्टेट डिपार्टमेंट आती है, स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है। इज बीइंग रन फॉर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। ये इंश्योरेंस स्कीम है जो रजिस्टर्ड लेबर्स के सेफ्टी के लिए काम करती है, उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। 8th है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। अब ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 क्या है? बॉयज अंडर 21 years of age and girls marrying under 18 years age are known as child marriage। तुमको पता ही है कि बाल विवाह कहलाता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करा सकते, उसी तरह 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं करा सकते। ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये गैर कानूनी है। रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज, both the parents can be given strict punishment up to 2 years of imprisonment or 1 lakh fine or both। अगर किसी पेरेंट्स को फोर्सिबली या किसी भी तरीके से इस लॉ को ब्रेक करते हुए पाया जाता है, या चाइल्ड मैरिज नहीं, अभी वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से अब लागू नहीं हुआ है हमारे कंट्री में। प्रपोजल गया है, पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है कोई पेरेंट्स, तो उस कंडीशंस में जो है पेरेंट्स को जो है पनिशमेंट होगी, 2 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए पेनल्टी भरना पड़ सकता है, जुर्माना हो सकता है 1 लाख रुपए की, 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकता है। 9th वाला सुन लो कान खोल के। एंटी कॉपीइंग एक्ट। According to Rajasthan Public Examination Act 1992, provision of punishment up to 3 years or use of unfair means during the examinations has been made. Criminal case is filed against the student and she is expelled from the school। अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन में कॉपी करता हुआ पाया गया, ध्यान से सुन रहे हो ना सब, तो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 के हिसाब से अगर किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स, ब्लूटूथ, चिट पेपर, किसी भी तरीके का चीटिंग करते हुए एग्जामिनेशंस में पाया गया तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल होगा और उसको एक्सपेल यानी निकाला जा सकता है। सुन लिया ना सबको? झील सुनाई दिया ना? कि वापिस समझाओ एंटी कॉपिंग एक्ट है? झील, दिव्या, दोनों को क्लियर हो गया ना एंटी कॉपिंग एक्ट की? रिपीट करूं? हाँ, झील पटेल को तो समझ में आ गया। एंड दिव्या?
यस, गर्ल्स सुन लो ये कान खोल के। बॉयज के लिए तो मेरे पास में एक और एक्ट है, बॉयज के लिए एक और एक्ट है, वो राजेश सर स्पेशल एक्ट है। रस्टिकेटेड मीन्स निकाल देना, और अगर एक रस्टिकेट कर दिया गया अगर एक इंस्टीट्यूशन से, तो उसको दोबारा किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशंस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। The Constitution of India has given freedom of speech to every citizen. People pay tax, so the public has the right to know whether the amount paid by them is spent on the right thing. How is the quality of work? Does the government have any accountability towards the people or not? The government official employee has to provide information when asked by any citizen of the country. It is the right of every citizen to get the information. This is right to information. हमारे देश में हर एक सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की आजादी दी गई है। गौरव तू टेंशन मत ले, इतने अल्टरनेटिव्स मत खोज, मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं प्राइवेटली बता दूंगा, 2-4 दिन में स्कूल तो खुलने ही वाली है। जो डाउट्स है मेरे से पर्सनली पूछ लेना, मैं पर्सनली बता दूंगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है हमारे देश में हर एक व्यक्ति को अपने भावनाएं व्यक्त करने का, बोलने की आजादी है। हम सब टैक्स पे करते हैं, हम अपने कमाई का एक हिस्सा गवर्नमेंट को चलाने के लिए देते हैं, तो हमारा पूरा हक बनता है कि गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी चीजों का जानने का हमारे पास में पूरा राइट्स है, हक है। इसीलिए हमारे कंट्री में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रावधान है कि हर एक व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का और हर एक व्यक्ति को जो है हमारे देश में बोलने की जो है वो आजादी दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, this law was passed by the Lok Sabha on June 15, 2005 after the president approval. This law came into effect from October 13, 2005. तो ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल के मिलने के बाद ये एक्ट जो कानून बना ये 13 अक्टूबर 2005 से बना। इन द होल कंट्री में, पूरे देश भर में ये लागू हुआ। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 द फॉलोइंग राइट्स वर गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इस एक्ट के तहत जो है ये फॉलोइंग राइट्स जो है वो सिटीजन्स को दिया जाता है। क्या क्या राइट्स दी जाती है? Every citizen has the right to get information about any department or office of the state as well from any department or office of the state as well as central government. हर एक सिटीजन को हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर एक सरकारी अधिकारी से इंफॉर्मेशन लेने का हक है, कनेक्ट करने का हक है, अपने वर्क रिलेटेड चीजों का पूछने का हक है। तो ये सारे राइट्स जो है वो हर एक सिटीजन्स को है, ठीक है? Any citizen can see a document or record and take a certified copy of the documents. अपने काम से रिलेटेड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हर एक सिटीजन देख सकता है, चेक कर सकता है और जरूरत पड़े तो वेरीफाई भी कर सकता है और उसकी कॉपी भी मांग सकता है। He can also apply to see the work. अगर वो अपना वर्क देखना चाहे तो देख सकता है। अपना वर्क देखना चाहे तो देख सकता है का मतलब क्या होता है? अपना वर्क देखना का मतलब जो होता है कि जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को कोई चीज के लिए पे किया है, मैं लाइसेंस बनवा रहा हूं, तो मैं टेस्ट दे रहा हूं, मेरा क्या वर्क हुआ, मेरा फॉर्म फिलअप हुआ कि नहीं, मेरी रजिस्ट्रेशन अप्लाइड हुई कि नहीं, ये सारी चीजों को देखने का मेरे पास में हक है। मैं इन चीजों को देख सकता हूं। मेरे को कोई बोल दे नहीं हमने रजिस्टर कर दिया, पैसे जमा हो गए, ऐसा नहीं है।
मैं उसका प्रूफ मांग सकता हूँ। सैंपल ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द वर्क कैन बी टेकन। गवर्नमेंट अगर कोई रोड बनवा रही है, वो रोड कैसे बन रही है, क्या मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हक है कि वो आकर चेक करे, देखे किस तरीके का मटेरियल्स यूज हो रहा है, जो पैसा आ रहा है वो प्रॉपर वे में वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी टेकन इन कंप्यूटर सीडी और फ्लॉपी। सीडी और फ्लॉपी के थ्रू पूरा फाइल मेंटेन हो सकती है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। राइट टू नो द वेज ऑफ मास्टर रोल। मास्टर रोल का मतलब होता है अटेंडेंस शीट। जो गवर्नमेंट ठेके के अंदर में जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनका एक मास्टर रोल यानी अटेंडेंस शीट मेंटेन होता है। लॉग लुक टेंडर्स प्लान्स ऑफ कैश बुक एक्सेट्रा इज प्रिविलेंट। ये वर्क कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। अब है इशू हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके से कोई सिटीजन जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। Any citizen who wants to get some information has to apply it in the mentioned form 10 with the application form will be deposited or cased or postal order। अगर किसी व्यक्ति को इससे रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा 10 रुपीज का। If the information is copied from a large size paper then extra amount will be charged। अगर वो लार्ज साइज पेपर में वो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, डिटेल इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज होंगे। 2 रुपये पर पेज फोटोकॉपी के लिए जाते हैं। इन ऑर्डर टू सी द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आफ्टर डिपॉजिटिंग ₹10 1 आवर विल बी गिवन फॉर व्यूइंग रिकॉर्ड्स। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा अपने रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए। उसके बाद में फॉर एवरी 50 मिनट्स और लेस 5 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इंफॉर्मेशन विल बी गिवन अंडर 30 डेज। 30 दिन के अंदर में तुमको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। The person will be able to get information about life or freedom under 48 hours। एप्लीकेशन देने के 48 घंटे के अंदर में तुमको एप्लीकेशन के देने के 48 घंटे के अंदर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल गेट एंड गिव द इंफॉर्मेशन अंडर 35 डेज। ये ऑफिसर की लिमिट है 35 डेज का। If information is not provided in the stipulated period, it will be taken as refusal to give the information। अगर इस mentioned time के अंदर में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में उसके कोई वर्क रिगार्डिंग में उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में, तो ऐसे कंडीशंस में वो एक तरीके से रिफ्यूजल माना जाएगा, यानी मना किया जा रहा है, मना ऐसा माना जाएगा। तो यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, एनी इश्यूज? किसी को कुछ पूछना है? झील, दिव्या, सोनो, न्यारिका, अरे कनिका कहां से आ गई? कनिका तू कब आई क्लास में? तुम तो थी नहीं क्लास में। मैंने पूछा था तुम्हारे लिए कि क्लास में कनिका है कि नहीं। क्या बात है, किसी को कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। होमवर्क का तो अभी क्या बताऊं, अभी 2-3 दिन में तो स्कूल खुलने ही वाली है। जो पहले के जो चैप्टर्स तुम्हारे किए हुए हैं वो चैप्टर्स के तुमने एडवाइजर से फॉलो अप किए ही है, और अभी इन पर्सन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इन पर्सन जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे देने हैं, टेस्ट वगैरह लेने हैं, वो मैं लूंगा। जो चैप्टर, जितने चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गया? 3-4 दिन में खुलने वाली, मोस्ट प्रोबेबली बाय 4th ऑफ जनवरी। मोस्ट प्रोबेबली 4th ऑफ जनवरी से खुल जाएगी। आज ही तो आया अखबार में, मैंने भी देखा, या तो 1st जनवरी या 4th जनवरी से। तो 1st जनवरी तो फ्राइडे है, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे 4th ऑफ जनवरी से जो है वो स्कूल खुल जाना चाहिए। एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।